हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियोस में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बिहार बोर्ड का जो मॉडल पेपर नेट में डाला गया है उसको हम हल करने जा रहे हैं। एक पार्ट हमने इस वीडियो का डाल दिया है, ये उसी सीरीज़ का दूसरा पार्ट है। और अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो पार्ट जाके देख लीजिए, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी किए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हम 21 नंबर से लेते हैं। किस राज्य के विधान मंडल में विधान परिषद नहीं है? बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान। विधान मंडल नहीं है, यानी विधान मंडल में विधान परिषद नहीं है। देखिए, किसी भी राज्य में जो विधान मंडल होता है उसमें दो पार्ट होता है। एक होता है आपका विधान परिषद और एक होता है विधानसभा। तो विधानसभा तो हर राज्य में है, लेकिन बोल रहा है कि किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो आप याद रखिएगा, सिर्फ पूरे भारत में अभी वर्तमान में 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है। तो यहाँ बोल रहा है किस में विधान परिषद नहीं है, इन 4 ऑप्शन में। तो आप याद रखिएगा, बिहार में विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश में भी है और कर्नाटक में भी है। लेकिन इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, यानी राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। दोस्तों, ये क्वेश्चन और भी कई तरीके से पूछ सकता है, तो इसको याद रखिएगा आप। हम इसका ट्रिक बता देते हैं। एक ट्रिक है इसका, याद रखिएगा। हम इसमें बता देते हैं आपको। आम यूपी में बिकते हैं। आ से आंध्र प्रदेश, मा से महाराष्ट्र, यूपी से यूपी हो गया, में साइलेंट रहेगा, बी से बिहार, कौ से कर्नाटक और ते से तेलंगाना। ये टोटल 6 राज्य हैं जहाँ पर जो है विधान परिषद है। बाकी उसके अलावा भारत में कहीं पर भी विधान परिषद नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या लोकसभा का अध्यक्ष? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक कब बुलाया जाता है? जब कोई बिल लोकसभा में चल रहा हो और वो लंबे समय तक लंबित हो, पास ना हो रहा हो, तो राष्ट्रपति ऐसे समय में क्या करता है? संसद की दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों को एक संयुक्त रूप से बुलाता है और एक जगह बैठाता है, और उसके बाद उस बिल पर चर्चा होती है। तो यहाँ बोला है संसद की संयुक्त बैठक बुलाने का काम कौन करता है? बुलाने का काम तो राष्ट्रपति करता है, 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत बुलाने का काम राष्ट्रपति करता है। लेकिन उस बुलाने के बाद उस मीटिंग का जो अध्यक्षता करता है वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष। तो याद रखिएगा, ये बहुत कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है कि संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? आपको पता है कि संसद के वैसे 3 अंग होते हैं, लेकिन एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा और एक होता है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। तो इसमें बोल रहा है कि इस संसद के अंदर जो राज्यसभा है, इस राज्यसभा की जो सदस्य है, जो मेंबर्स होते हैं, उसका कार्यकाल वो कितने दिन तक वहाँ पर बने रहते हैं मेंबर्स? तो वो है 6 साल का, 6 वर्ष तक बने रहते हैं। और याद रखिएगा, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, यानी परमानेंट हाउस है। और यहीं अगर पूछ दे कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो फिर उसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों से कितने सदस्य चुन के आते हैं? लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों से कितने सदस्य चुनकर आते हैं? तो संघ शासित यानी जो यूटी होता है, यूनियन टेरिटरीज़ है, उससे कितने सदस्य जो है लोकसभा में आते हैं, एमपी में? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 20 सदस्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 थोड़ा कट गया है, इसको शॉर्ट कर देते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? यानी जो उच्च न्यायालय है, यानी जो हाई कोर्ट्स हैं, उसके जो जज होते हैं, उसके जो न्यायाधीश होते हैं, उसकी सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट की आयु कितनी होती है? यानी कितने साल में वो रिटायर होते हैं? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 64 वर्ष या 65 वर्ष?
तो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उसकी जो सेवानिवृत्ति होती है, वो जो रिटायरमेंट लेते हैं, उसकी सेवानिवृत्ति की आयु जो है वो 62 वर्ष होती है। कितनी होती है? 62 वर्ष। लेकिन यही अगर क्वेश्चन रहे कि हाई यानी सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उसकी सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, तो उस समय क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। तो यहाँ चूँकि हाई कोर्ट बोल रहा है तो यानी उच्च न्यायालय बोल रहा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 62 वर्ष। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, भारत में उच्च न्यायालयों की कितनी संख्या है, यानी हाई कोर्ट्स कितने हैं पूरे भारत में। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखिएगा। टोटल अभी 25 हाई कोर्ट है पूरे भारत में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन है। यानी पता होगा आपको कि टोटल जो संविधान में है 12 अनुसूची है। कितनी सूचियाँ हैं? 12 सूचियाँ अनुसूचियाँ हैं। उस 12 अनुसूची में बोल रहा है कि केंद्र और राज्य के बीच जो रिलेशंस है यानी संबंध है, उसका जिक्र, उसका जो वर्णन संविधान की किस अनुसूची में है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में जितने भी सूची है यानी राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, तीनों सूची का वर्णन किया गया है। और केंद्र और राज्य के बीच का जो संबंध है उसका भी वर्णन 7वीं अनुसूची में किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, 24 अप्रैल को या 14 नवंबर को। तो पंचायती राज दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। और ये मनाने की शुरुआत जो है 2010 से हुई है। कब से? 2010 से, जब भारत में कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उसी वक्त से ये मनाना चालू हुआ है। तो हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और हमारे भारत में अभी पता होगा कि त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था है। कुछ राज्यों को छोड़कर, यानी जिस राज्य की आबादी 20 लाख से अधिक है वहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। और पंचायती राज व्यवस्था जो है वो 73वें संविधान संशोधन से लागू हुआ था, 1992 में जो हुआ था। और पंचायत में 29 कार्य दिया गया है, ये आपको पता होगा। आगे इसका क्वेश्चन भी आएगा, हम उसको डिटेल में बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आ गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो आपको पता होगा कि 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन जो है, 73वां संविधान संशोधन पंचायत से संबंधित है और 74वां संविधान संशोधन ये आपका नगर निकाय से संबंधित है। तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो है ये 1992 को पारित होता है और लागू होता है ये 93 को लागू होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 1993 को। अगर पूछा जाए कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो पंचायत से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? देखिए ये क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि संशोधन यहाँ पूछ रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया है। तो संशोधन की प्रक्रिया अगर देना चाहिए तो यहाँ अनुच्छेद देना चाहिए, तो यहाँ साल दे दिया है। तो मेरे नज़र में तो ये क्वेश्चन गलत है अभी, बाकी इसको देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, 31 सॉरी। राज्यों के पुनर्गठन का आयोग का अध्यक्ष कौन है? यानी राज्यों के जो पुनर्गठन होता है उसका आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो ये क्वेश्चन आपको पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, न्यायमूर्ति फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी और ये इन्होंने अपना रिपोर्ट जो 1955 को दिया था। और राज्य पुनर्गठन आयोग जो पूरा फाइनली जो बना था ये 1956 में बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई थी? तो भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य था वो आंध्र प्रदेश था। कौन था? आंध्र प्रदेश, 1953 में तेलुगु भाषा को लेकर। तो सबसे पहला राज्य जो बना था वो आंध्र प्रदेश बना था तेलुगु भाषा को लेकर 1953 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 चलते हैं। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो है सरदार पटेल थे, चौधरी चरण सिंह थे, मोरारजी देसाई थे या चंद्रशेखर आज़ाद थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और ये उप प्रधानमंत्री भी थे और उसके साथ साथ ये भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 को। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 को
1965 को, 1967 को, 1970 को। तो ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। भारत की तरफ से आपको लाल बहादुर शास्त्री थे, पाकिस्तान की तरफ से अय्यूब खान थे, और ये दोनों समझौता उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में 10 जनवरी 1966 को हुआ था। तो पता होगा कि ये जो है 1966 को होगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता था? मोरारजी देसाई को, चंद्रशेखर को, कामराज को, या लाल बहादुर शास्त्री को? तो युवा तुर्कों में जो जाना जाता था वो चंद्रशेखर को जाना जाता था, जो इंदिरा गांधी की तरफ से थी। और एक था, आपको एक और बना था, तो दो तरफ से वो कांग्रेस ही होता था। अगर यहाँ क्वेश्चन आ जाए कि कांग्रेस का विभाजन सबसे पहले कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1907 में सूरत अधिवेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। स्वतंत्र भारत में आम चुनाव पहली बार कब हुआ था? यानी आज़ादी के बाद भारत में सबसे पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो स्वतंत्र भारत में आज़ादी के बाद जो हुआ था, मतलब सबसे पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। और इसमें पहले प्रधानमंत्री जो चुने गए थे वो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और राष्ट्रपति था आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? कृपलानी, B.R. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल। तो भारत का जो पहला कानून मंत्री था वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर था, जो संविधान को बनाने में काफ़ी ज़्यादा जो है इसका योगदान रहा है, और ये प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी था। और अगर हम ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। सरदार पटेल अभी बता चुके, ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी था। तो ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था वर्तमान में मौजूद है? एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय, इनमें से कोई नहीं। तो पता होगा भारत में भी अनेक पार्टियां हैं। 1967 तक सिर्फ एक ही दल का दबदबा था, वो कांग्रेस था। लेकिन 1967 के बाद जो है बहुदलीय व्यवस्था की ओर जो है ज़्यादा अग्रसर हुआ है। तो भारत में वर्तमान में बहुदलीय यानी मल्टी पार्टी सिस्टम्स है, यानी अनेक पार्टियाँ आती है और सब चुनाव लड़ती है, उसके हिसाब से सरकार का गठन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? वित्त आयोग, विकास आयोग, राज्य वित्त आयोग या नीति आयोग? तो योजना आयोग को भंग 2014 में किया गया था, और उसको जगह पर 2015 में एक नीति आयोग बनाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। क्या हो जाएगा? नीति आयोग। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है, अगर पूछा जाए वो कौन होता है, तो भारत के प्रधानमंत्री होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको हम इंग्लिश में NDC भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसका अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप एक नए देश का जन्म हुआ है? भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध, कारगिल युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर बताने से पहले मैं 2-3 चीज़ बताना चाहूँगा। भारत और चीन के बीच आपको पता होगा 1962 में युद्ध हुआ था। भारत और पाक के बीच तो अनेक युद्ध हुआ है, लेकिन यहाँ जो जिक्र हो रहा है वो 1971 का हो रहा है। कारगिल युद्ध 1999 को हुआ था, 1999 को। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी भारत पाक युद्ध 1971 में दोनों के बीच युद्ध हुआ, और युद्ध में जो भारत की जीत हुई उसके बाद एक नए राष्ट्र यानी बांग्लादेश का उदय हुआ। पता होगा ये बांग्लादेश पहले पाकिस्तान में ही था, जिसको हम पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो वहाँ का जो एक नेता था वो शेख मुजीबुर रहमान, और उसके नेतृत्व में बांग्लादेश का उदय हुआ, और उसको जो है बंगला बंधु के नाम से जाना जाता है शायद। और वहाँ उसी की बेटी भी है, वो शेख हसीना, जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा जो ऐसा युद्ध था जिसकी वजह से एक नए देश का जन्म हुआ। तो याद रखिएगा भारत और पाक युद्ध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 का देखिएगा। पंचशील समझौते किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान, भारत और रूस, और भारत और अमेरिका। पंचशील समझौता, तो आपको पता होगा पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में। ये भारत और चीन के बीच हुआ था। यानी 5 मुद्दे पर जो है यहाँ पर
दोनों देशों के बीच एग्रीमेंट हुआ था कि हम एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे के घरेलू मामले पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे का आदर करेंगे। इस तरह से 5 पॉइंट पर जो है दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ था। लेकिन बाद में जो है ये एग्रीमेंट टूट जाता है और फिर 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हो जाता है। तो सिर्फ हमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि किन 2 देशों के बीच हुआ था। तो आप लोगों को आंसर का पता लग गया होगा, भारत और चीन के बीच हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा। सन 1972 भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ? अभी हमने बताया कि 1971 में युद्ध होता है और युद्ध के बाद एक नए देश का जन्म होता है जिसका नाम बांग्लादेश रहता है। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता होता है। उस समझौते को हम शिमला समझौते के नाम से जाना जाता है, जिसमें भारत की तरफ से इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान की तरफ से आपको भुट्टो था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण किस प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दिया? यानी जिसको हम बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। अविश्वास प्रस्ताव होता क्या, पहले इस वर्ड को समझिए। जब लोकसभा में जो सरकार होती है और उसके साथ जो विपक्ष होता है, विपक्ष को जब लगता है कि ये जो सरकार है जिसके पास सत्ता है उसके पास फुल बहुमत नहीं है, पूर्ण बहुमत नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में जो लोकसभा का जो विपक्ष जो पार्टी होता है वो क्या करता है, उस सरकार के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाती है। और अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उस पूरे मंत्रिमंडल को इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री सभी को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो यहाँ यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण किस प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दिया। तो इसका ऑप्शन के हिसाब से तो यहाँ आंसर हो जाएगा वीपी सिंह। क्या हो जाएगा? वीपी सिंह। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे पहले भारत में अविश्वास प्रस्ताव के कारण किसने ये दिया था, इस्तीफा दिया था, तो याद रखिएगा मोरारजी देसाई 1979 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो है एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। 1916 में, ठीक है, 1916 में ये बनी थी एनी बेसेंट। और उसके बाद जो है सरोजिनी नायडू आती है, 1925 में बनती है। उसके बाद जो है 1933 में तीसरी महिला आती है जिसका नाम है नलिनी सेनगुप्ता। तो इसका ट्रिक याद रखिएगा, एनी, सरोजिनी और नलिनी, ये 3 महिला है। तो सबसे पहली महिला एनी बेसेंट, दूसरी महिला सरोजिनी नायडू और तीसरी महिला नलिनी सेनगुप्ता। तो हमें सिर्फ यह पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला। अगर यही पूछ दे क्वेश्चन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, तो फिर आंसर अगर भारतीय लगा हुआ रहेगा तो आंसर हो जाएगा फिर सरोजिनी नायडू। क्योंकि यह भारतीय लगा हुआ नहीं है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 45 तो हो गया, 46 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 को देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? लोकसभा के द्वारा, निर्वाचन मंडल के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा या विधानसभा के द्वारा? तो राष्ट्रपति का चुनाव पता होगा आपको, हम प्रत्यक्ष रूप से उसको वोट नहीं करते हैं, हालांकि वो निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है, जिसमें निर्वाचक मंडल में लोकसभा का जो निर्वाचित सदस्य होता है वो शामिल होता है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये तीनों मिलकर उसको वोट करते हैं। और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय पद्धति से होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्वाचक मंडल 46 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। किस वर्ष जनता पार्टी का केंद्र में शासन स्थापित हुआ था? 1977 में, 1975 में, 1980, 1978। देखिए यहाँ पूछ रहा है जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी नहीं पूछ रहा है। तो जनता पार्टी आपको पता होगा 1977 में आई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1977। और 1977 में आकर 2 साल तक शासन करती है, 1979 यानी 1979 तक करता है। उसके बाद मोरारजी देसाई आता है इसका पहला प्रधानमंत्री, और उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है। और वो अविश्वास प्रस्ताव में जो है वो क्या होता है, उसके विरुद्ध पास हो जाता है और उसको जो इस्तीफा देना पड़ता है। उसके बाद फिर चुनाव होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा। भारत में संपूर्ण क्रांति की घोषणा किसने की थी? विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, कृपलानी या राजनारायण? तो संपूर्ण क्रांति आप पढ़े होंगे, हिंदी में भी पढ़े होंगे और ये जो है पॉलिटिकल साइंस में भी है। तो संपूर्ण क्रांति जो है इसका जो आह्वान किया था वो जयप्रकाश नारायण ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम क्या है? आपको पता है कि भारत में उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी और उस समय आपातकाल लगाया गया था 1975 से 77 तक।
तो उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे वो फ़खरुद्दीन अली अहमद थे, और प्रधानमंत्री अगर पूछे तो इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस पार्ट का, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पार्ट में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, बोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद किस राज्य से संबंधित है? बोडोलैंड, तो बोडोलैंड का संबंध जो है असम से है। किससे है? बोडोलैंड का संबंध असम राज्य से है। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, इसको समझिए, और ये हर एक फैक्ट को हमने एक्स्ट्रा भी बताया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।